उसके बाद जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सबको पता है कितना बड़ा एजुकेशन यहाँ पर हुआ था। किसानों की समस्या है एमएसपी की। वो सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसान कह रहे हैं हमें एमएसपी मिलती नहीं। तो उसका समाधान देने के लिए हमारा सुझाव है एफसीआई जैसी या कोई और एजेंसी उसको साल का 1,20,000 करोड़ रुपया दिया जाए मार्जिन मनी के तौर पे। वो बैंक से लोन ले, जैसे एफसीआई परचेज करती है, जितनी भी 23 फसलें हैं उनकी जो गारंटीड डिक्लेयर्ड एमएसपी है वो उनको परचेज की जाए। परचेज करने के बाद स्टोर करनी है, उसको स्टोर करके उसके बाद उसका सेल करना है या सप्लाई करना है। जैसे पहले जाता है राइस मिलर लेते हैं, फ्लोर मिल वाले लेते हैं, दाल मिलों वाले लेते हैं, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट लेते हैं। और अब तो सरकार की एक पॉलिसी है, प्रमोशन है और एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए उसके लिए हमारा सुझाव है भी एक कम से कम इससे सभी किसानों को एमएसपी मिले। एमएसपी के ज़्यादा कोई चीज़ बिकती है जैसे सरकार की पॉलिसी है तो वो मिलेगी, लेकिन जिसकी नहीं बिक रही टोटल जो साल में 2 फसलों का अगर मिला लें, सभी एग्री एक्सपर्ट मानते हैं, हमने बहुत से लोगों को उनको बुलाया भी था, वो मानते हैं टोटल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इट्स वर्थ 11 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जिसकी किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। वो भी 2 फसलों में आता है। रबी के टाइम, रबी और खरीफ की 2 फसलें होती हैं। एक फसल में 5 लाख करोड़ का होगा, मैक्सिमम 6 लाख करोड़ का होगा। अगर गवर्नमेंट के बजट से, गवर्नमेंट एलोकेशन से 1,20,000 करोड़ रुपये मिल जाए, बैंक लोन देते हैं, जैसे एफसीआई लोन लेती है, जैसे ये भी ले रही है एजेंसी। लेकिन इसको सारी चीज़ें परचेज करने के बाद वो कहीं समुद्र में तो गिरानी नहीं, बिकनी है। कोई कहीं उसको जलाया नहीं जाता, आफ्टर कंज्यूम होती है इस देश में। अभी भी जो आंकड़े बता रहे हैं, अभी भी जो 20 करोड़ आबादी हमारे देश की है, उसको जितना उनको मिनिमम खाने के लिए चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ सरप्लस बता रहे हैं। सो दैट इज आवर प्रपोजल। उससे ये क्या होगा, सभी किसानों को उनकी एमएसपी पर उनकी फसल की खरीदी की जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आयात कम करने के लिए। देखो आज हम दालें, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स बाहर से मंगवाते हैं, तो उसके लिए हमारा एक सुझाव है, उसके किसानों को भी घाटे की खेती नहीं करनी पड़ेगी और साथ में सरकार को भी इंपोर्ट पर जो खर्च करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज बचानी है। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप करने के साथ हम पर्यावरण एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको बचा सकते हैं। और किसान को क्या लाभ होगा, 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अगर हम एक साल के लिए सिर्फ 8 करोड़ एकड़ के लिए भी एलोकेशन कर दें, 40,000 करोड़ रुपये बजट में एलोकेट हो जाए, उसमें क्या होगा, 8 करोड़ एकड़ में किसान को घाटा नहीं होगा। 8 करोड़ एकड़ की खेती में किसान को नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसकी भरपाई पहले होगी, और इससे क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट भी कम होगा और जो हमारी आत्मनिर्भरता के लिए जिसके लिए हम काम करते हैं, आवर कंट्री कैन बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट। फिर प्रॉब्लम आती है खेती के संबंधित है। नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग है, पशुपालन है, फिशरीज है, एग्रो एलाइड इंडस्ट्री है, फिर एनिमल प्रोटेक्शन है। उस सब के लिए हमारा एक ख्याल है कि आजकल कोई सी जगह भी ग्रोथ क्यों नहीं है, जब डिजायर्ड रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, क्योंकि फंड्स कम है। फंड्स अगर उसकी एलोकेशन, हमारा सुझाव है भी इन 5 के लिए, 5 इन सब के लिए 10,000 करोड़ हर एक को अलग दिया जाए। उसमें उसको ग्रोथ भी होगी, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और किसान जो उसको भी लाभ होगा। साथ में जितने लोग दूध उत्पादक किसान हैं हमारे, उनको 5 रुपये लीटर अगर दूध का बोनस दिया जाए, वो जितनी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो सब भी उसको जब उनके पास सप्लाई करेंगे दूध, तो उस हिसाब से उनको 5 रुपये पर लीटर का अगर
इंसेंटिव मिलेगा तो उनका फायदेमंद रहेगा। दूसरा क्या होगा, आज अगर आपको जानकारी होगी, गांव में 80% लोगों के घरों में शाम का खाना बनता ही इसलिए है, उसके लिए कम, जब उनका दूध बिक जाता है। इतने डिपेंडेंट हैं दूध के ऊपर। ये अकेले किसान नहीं है, जो इनके पास खेती नहीं है वो भी अपने पास जंगल रख के उसका दूध बेचते हैं, उससे उनका पालन जीवन चलता है। तो उसके लिए अगर इंसेंटिव हो जाएगा तो सभी किसानों की, मेरा ख्याल आप समझ गए, सभी किसानों की सारी समस्याएं अब हल हो जाएंगी, जैसे उसमें से आता और बजट में आएगी। इसके नेक्स्ट आता है, देखो आज जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, मेजर इंडस्ट्री है, रेलवे ले लो, आप किसी डिपार्टमेंट की बात कर लो, डिफेंस है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ले लो, उनमें बहुत सी रिक्तियां पड़ी हैं, वेकेंट जॉब्स हैं। सरकार हर बार टारगेट रखती है, लक्ष्य रखती है कि हमें इतने लोगों को नौकरी देनी है। बहुत से युवक हैं जो 8-8 साल से 10-10 साल से उन नौकरियों की उम्मीद से बैठे हैं, कब रेलवे की भर्ती कब खुलेगी, पुलिस में कब आएगी, सेंट्रल आर्म पुलिस में कब जितनी खाली वैकेंसियां नहीं बनी जाती। रीजन एक ही है, आप भी सब जानते हो, शॉर्टेज ऑफ फंड्स और पॉसिटी ऑफ फंड्स। तो उसके लिए भी हमने ये सुझाव दिया है कि उन 10 बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके 40-40 हज़ार करोड़ रुपये, इसमें डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसमें मैंने स्पेशली इसमें मेंशन किया हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद आता है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, MSMEs है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, उनको 10 बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। उसके अलावा इस देश में आप जैसे जानते हो प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट भी है, भारत सरकार से भी जितनी स्कीमें चल रही हैं, जैसे अभी आ रहा है नल से जल, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतनी स्टार्टअप इंडिया। फिर उसके बाद आता है मिड डे मील स्कीम है, अभी आप देख रहे हैं आयुष्मान भारत है, उसमें भी जितने फंड्स है उसके हमारा आयुष्मान भारत में स्पेशली हमारी सुजैशन है हमारा कि वो सभी को दिया जाए। मैं कनाडा में रहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जब आपको ये होगा भी सभी को मिले, ठीक है, जिसके पास गुंजाइश है उसको कुछ कम रेट दे दिया जाए, उसको कुछ कमीशन दे दिया जाए, पर उसको भी वो फैसिलिटी मिले जो 5 लाख वो 10 करोड़ परिवारों को मिले, सबको मिलना चाहिए। उसके लिए एडिशनल एलोकेशन जैसे सबके लिए मैंने बोला, ये 20 ऐसी स्कीमें हैं जो मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें 10,000 करोड़ रुपए अगर दिया जाए, एक तो पब्लिक के लिए सर्विसेज इंप्रूव हो जाएंगी, दूसरा क्या होगा उसमें जितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं जिसके कारण वहाँ सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जा रही, या जिसके कारण अभी जिसको कह सकते हैं, जिसको हमारे, मैं तो इसके बहुत आगे जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कहना है, कई बार युवक युवतियाँ वो 10-10 साल से 8-8 साल से इसी आशा में रहते हैं कि हमें कब नौकरियाँ मिलें। अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं है तो नौकरियाँ दी जा सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है। इसके नेक्स्ट जो हमारी सोसाइटी में 3 सेगमेंट हैं जिनको सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हम समझते हैं, जिनकी जीवन यापन पे असर होता है। उसमें सबसे ज़्यादा आता है सीनियर सिटीजन है। जो सीनियर सिटीजन है उसने देखो 40 साल काम, मैं आई एम 72, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, ये मेरे साथी हैं, आप भी बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में 40 साल काम किया है। अगर हम सुबह उठते हैं रात को सोने के टाइम तक जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कंजम्पशन पे क्या हम GST देते हैं, और सुबह पेस्ट जो कर रहे हैं उस पर भी GST देते हैं, सुबह से लेकर रात पर जो खाना खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। फिर उसके अलावा हम जब जॉब करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं तो इनकम टैक्स पे करते हैं, नहीं तो अगर क्या करते हैं कोई एसेट क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई चीज़ इस देश के लिए बनाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस इंसान ने 40-50 साल इस देश को दिए, निर्माण किया है, कंट्रीब्यूट किया है, टैक्स भी दिया है, क्या उसको अगले 10 साल जो लास्ट उसके हैं 1500 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1500 रुपये में उसको सम्मान मिलता है, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। इस बात से तो हम सब सहमत हैं, 1500 रुपये बहुत, हम ये नहीं कहते जो पहले मिल रहा है उसको खत्म किया जाए। these are all proposing, all additional to whatever is going on right now।
किसी से कुछ नहीं लेना, सब ये जो हम प्रपोजल दे रहे हैं ये सब एडिशनल है। ऐसे ही जो गर्भवती महिला हैं उनको हमारे मेरी तो हमने बहुत देर से आप उसमें चर्चा भी की है, प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले कम से कम 8 महीने उसको 1500 रुपये महीना मिले, अच्छी खुराक होगी, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जिसको मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं वो कम हो जाएगा, इन्फेंट का डेथ रेट जो है वो भी कम हो जाएगा, IMR इसी तरह अंडर 5 MR होता है वो भी कम हो जाएगा अगर खुराक अच्छी है। उसके बाद डिलीवरी के बाद माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, उसको अच्छी खुराक मिलेगी अगर 1500 रुपये महीना जाएगा। और ये सुझाव आज से नहीं, ये सुझाव मैं पिछले मेरे पास सब ईमेल्स हैं, मैं हर साल बजट के पहले ऐसे सुझाव देता था। और प्रधानमंत्री जी मैं शुड नॉट क्लेम, पता नहीं इसमें क्या है, 3-4 लोग ऐसी कैटेगरी हैं गर्भवती महिलाओं के लिए अभी है, शुरू हुआ पिछले 2-3 साल पहले। ऐसे ही जितने डाइवोर्स्ड डेस्टिट्यूट वुमेन हैं जहाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, अगर उनको 1500 रुपये महीना एक्स्ट्रा दिया जाए, जो टोटल अमाउंट टोटल लगभग 15 करोड़ लोग बनते हैं सारे मिलाकर। अगर बच्चे के जन्म के लिए 30,000 रुपये खर्च है, मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। 1500 रुपये महीने के हिसाब से 8 महीने बिफोर डिलीवरी, 12 महीने आफ्टर डिलीवरी, 20 महीने अगर 1500 रुपये दिया जाए 30,000 ही बनता है। अगर 30,000 की इन्वेस्टमेंट से इस देश को, ये हमारी ड्यूटी भी है, फिर भी उसके देश को अगर एसेट मिलता है, चाइल्ड अगर हेल्दी चाइल्ड है, हेल्दी मदर है तो देश के लिए एसेट है, बीमारी कम होगी, इम्यूनिटी ठीक होगी, तो उससे क्या होगा, हम अपने देश के लिए एसेट क्रिएट कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो ठीक रहेंगे। इसी तरह अगर जो सीनियर सिटीजन दुनिया से जाने वाले हैं उनको सम्मान दिया गया, जिन्होंने किसी ने 10 लाख भी दिया हुआ टैक्स, किसी ने 5 लाख दिया हुआ, किसी ने अगर GST भी मान लें तो भी मेरा घर सारी जिंदगी में 5-4 लाख का GST तो हर एक आदमी दे चुका है। तो उस हिसाब से हमारे सोचा है, हमारी जो प्रपोजल है इतना देने से इसमें 3 फैक्टर और काम आएंगे। एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है UNO के, UNDP के, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एक हमारी रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। आप देखते हैं उसमें एक गोल सेट किए जाते हैं उस लेवल पर, वो गोल हमारे लिए 2030 तक कुछ सेट किए गए हैं। अगर इतना पैसा भी हम ये पैसा एलोकेट कर दे सेक्शन में तो ये वही गोल 2025 में पूरे हो सकते। और उसमें क्या होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोगों की, अगर मैं कह सकता हूँ जो आदमी हेल्दी रहता है वो बीमार कम होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर वो प्रोडक्टिव रहेगा तो सरकार को रेवेन्यू भी आएगा, वो भी रेवेन्यू आता है। मैं तो हर चीज़ को उस हिसाब से, क्योंकि बजट का एनालिसिस करते हैं हम तो 2 चीज़ें देखते हैं, क्या लोग सेहतमंद हैं, लोग खुशहाल हैं, क्या गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, दीज आर थिंग इंटरनेट। सो इसी नेक्स्ट हमारा है इसके बाद ये अब तक के जितने सुझाव आपसे साथ में शेयर किए हैं, इसमें हम जस्ट आगे जैसे भी आपके प्रश्न आएंगे हम बता देंगे। ये सारे जो भी आजकल बजट में एलोकेटेड है उसी के बीच में हो सकता है, जिसमें के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊंगा, आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, सरकार, भारत सरकार ने कॉर्पोरेशन टैक्स 35% से कम करके 20% किया है अब तक, लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स की कलेक्शन नहीं कम हुई। एक इंटरनेशनल नेशनल या एक सेट सिस्टम है जिसके हिसाब से होता है, अगर आप टैक्स रेट कम करते हो तो कलेक्शन कम नहीं होती, कलेक्शन बढ़ती। उस हिसाब से जितने भी अब तक मैंने आपके साथ सुझाव शेयर किए हैं उसमें बजट में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं होगा, अगर होगा हम उसका भी आपके साथ सारी बात शेयर करेंगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो नोटबंदी से 2 क्वार्टर पहले, नोटबंदी से 2 क्वार्टर पहले इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू हो गया था। तब से लेकर आज तक 90% लोगों की आमदनी कम हो गई है या कम हो रही है। उसके बाद GST आया, उसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन आया, लोगों के कारोबार बंद हुए, कुछ की नौकरियां चली गई, कुछ कोरोना के टाइम में इलाज के लिए परेशान हो गए, कुछ लोगों ने अपने घरों के आदमी खो दिए, अपने घर का मेंबर खो दिया, तो उसके कारण हर फैमिली को नुकसान हुआ, उसकी इनकम कम हो रही है।
और व्यापारी वर्ग के लिए मैं स्पेशली खासकर इसके लिए भी कहूँगा, व्यापारी वर्ग को इसके अलावा भी एक मार पड़ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग जो चल रही है। तो उसके कारण भी हर आदमी की इनकम कम हो रही है, उसकी को कंपनसेट होना, क्या उसकी भरपाई होनी चाहिए। उसकी भरपाई करने के लिए हमारे एक अगला सुझाव है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ से कोट करूँगा, यूबीआई का एक कंसेप्ट था छोटा सा। मध्य प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार को के हर मेंबर को जो बच्चे थे बिलो 18 थे उनको 150 रुपये महीना दिया गया 12 महीने के लिए, और जो अडल्ट थे उनको 300 रुपये महीना दिया गया। इसमें यूनिसेफ और सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन देवर इन्वॉल्व। उन्होंने सिर्फ 2 साल का सर्वे किया, 2 साल ये प्रोजेक्ट चलाया। उसके सर्वे उन डीएम के पास भी है, मध्य प्रदेश के 2 डीएम हैं। वो रिपोर्ट उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास भी है, उस टाइम के गुजरात के मुख्यमंत्री जो हमारे आज प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी सबमिट की गई थी, और नीति उस टाइम के प्लानिंग कमिश्नर के पास भी है। उसके 4 पहलू आए थे। 5 सिर्फ परिवार को 1000 से लेकर 1200 रुपये महीने मिलता था। पहलू क्या आए थे? 5 जिस घर में ये पैसा जा रहा है, 150 जा रहा है, 300 जा रहा है, उस घर में लोगों की हॉस्पिटल विजिट कम हो, उस घर के बच्चों की स्कूल में हाजिरी बढ़ गई, उस फैमिली ने किसी ने छोटा थोड़ा कर्जा भी उतार दिया। कुछ फैमिली के एक वहाँ एक स्टोरी बनी, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक महिला को सिलाई का काम आता था, जब ये पैसे मिले उसने सिलाई मशीन पुरानी ली, खुद सिलाई मशीन से काम करना शुरू किया। साथ में कुछ लड़कियां कुछ महिलाएं और जोड़ी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 600 महिलाओं को कारोबार मिल गया। कितना अमाउंट था? सिर्फ 1000 रुपये महीना। अभी हम जब से देख रहे हैं पिछले 2016 से, मैं सितंबर 16 की बात कर रहा हूँ, सितंबर से लगातार लोगों की आमदन कम हो रही है। क्या उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए? तो क्षतिपूर्ति के लिए दे शुड बी कंपनसेटेड। जिस आदमी के नुकसान हुआ उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। उसी की कंपनसेशन करने के लिए इसमें मैं 3-4 बड़े ग्रुप भी करूँगा। उसे अलग से है, कश्मीरी पंडित हैं, कब से वहाँ से आए हैं कश्मीर से। अगर उनको 5000 रुपये महीना मिलेगा अच्छा रहेगा। उन परिवारों को नहीं मिला, पहले मिलना चाहिए। ऐसे ही मैं 4-5 एग्जाम्पल और कोट करूँगा। पर्स ग्रुप का नाम आपने सुना होगा। पर्स ग्रुप के 5.5 करोड़ इन्वेस्टर का 60,000 करोड़ रुपये डूबा हुआ है, उनको नहीं मिल रहा है। अगर ये 5000 मिलेगा तो उनको कंपनसेशन हो जाएगी। नालंदा, शारदा, रोज वैली वाले हैं, वहाँ कितने करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है, पैसे फंसे हुए मिल नहीं रहे। सहारा ग्रुप के पैसे सेबी और कोर्ट के झगड़े में कितने 27,000 करोड़ रुपये, 42,000 करोड़ रुपये उनके फंसे हुए। इतने लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ये 5000 रुपये मिलना शुरू हो जाए, राहत मिलेगी, कंपनसेशन होगी, क्षतिपूर्ति हो जाएगी। दूसरा है, किसी परिवार के 5000 के बेनिफिट कितने मिलेंगे, मैं एक्सप्लेन बहुत कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोटा सा करता हूँ। परिवार के पास प्रायोरिटी होती है, मुझे क्या करना है। किसी का कर्जा होता है, जहाँ कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, बेटा बेटी, वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उसकी स्किल इंप्रूव कर दें, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, नौकरी मिल सकती। 5000 रुपये महीना काफ़ी है। कोई गरीब परिवार है, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाता, बच्चे कुछ मदरसों में जाते हैं। जिस माँ के पास पैसा 5000 रुपये महीना आएगा, वो बच्चे को कहाँ पढ़ाएगी? अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। दैट इज द बेसिक। और एक बात मैं थोड़ा इन सारी बातों के साथ एक बात आपसे शेयर करूँगा। वंस यू आर फाइनेंशियली फ्री, यू कैन थिंक ऑफ डूइंग थिंग्स क्लोजर टू योर हार्ट। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है तो आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर सकते हो, प्रोडक्टिव हो सकते हो। सो मैं इन सारी बातों के लिए लास्ट में हमारा जो सजेशन है आपने पढ़ लिया होगा, ये सब कुछ करने के लिए भी 30-32 लाख करोड़ रुपए बनते। अगर कुछ भी बजट में ना आए, 30-32 लाख करोड़ रुपए बनते हैं मैक्सिमम। अब हुआ क्या, हर परिवार को पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कम होने से, जीएसटी रैशनलाइज करने से, प्लस 1500 रुपये महीना सीनियर सिटीजन को मिलने से, या डाइवोर्स, डेस्टिट्यूट या हैंडीकैप पर्सन को मिलने से, प्लस ये 5000 रुपये महीना मिलने से किसानों की एमएसपी की समस्या का हर परिवार को 8000 से लेके 20,000 रुपये महीने का कम से कम फायदा होता है। तो इसके लिए अगर 30 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजन कर दी जाए, मान लीजिए, उसका भी हमारे पास 4 सुझाव हैं।
उसको कैसे 30 लाख करोड़ नहीं, हमारा जो प्रपोजल हमने वर्कआउट किया है एनालिसिस करके, इट कैन कम आउट अबाउट एडिशनल 30 लाख करोड़। जो आज सरकार को रेवेन्यू आता है उसमें 30 लाख करोड़ रुपए का एडिशन हो सकता है। सो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पे एक ही शब्द से कहूँगा कि वी विल बी वेरी हैप्पी कि आपके क्वेश्चन आने चाहिए और हम उन सब क्वेश्चन का समाधान दें। ये सारा समाधान है इस देश की सारी समस्या। आपने जैसे हमारे बहनों में पढ़ लिया, महंगाई कम करने, आर्थिक मंत्री से छुटकारा, सभी परिवारों को कैश रिलीफ, किसानों को MSP की गारंटी, 12% GDP हो जाएगा अगर इतना पैसा आ जाएगा। और अगले 2 साल में हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकते, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन सकते। सवाल जवाब के सत्र को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, श्री गिरधर जी कनाडा से इंडिया आए हुए हैं और ये बैंक में ऑफिसर कार्यरत रह चुके हैं और बजट एनालिस्ट इनके द्वारा दिए गए जो भी सुझाव हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इन पर गंभीरता से गहन करे और सरकार इनके सुझाव को अपनी पॉलिसीज में इंक्लूड करे, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे देश की अधिकतर समस्याएं उनका समाधान हो सके। इसके लिए हम 2023 और 24 के बजट के लिए हम इसे प्रपोज कर रहे हैं। सवाल जवाब सत्र शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसे एक अनुशासित ढंग से हम करेंगे। जिसके सवाल है वो हाथ ऊपर कर दें, मैं माइक उनकी तरफ भेज दूंगा और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बजट होने से पहले स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। मैं आपको माइक दे रहा हूँ, आप इसे एक सेकंड 2 मिनट प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए। GST के बारे में, क्योंकि मैं क्लैरिफाई नहीं, मैं उसके बारे में बोला नहीं। ध्रुव अग्रवाल जी का स्पेशल सब्जेक्ट है, इन्होंने इस पर बहुत काम किया है, कोई लेटर लिखे हैं, मिनिस्ट्री से मिले हुए हैं। तो ये 2 मिनट में GST के बारे में बोलते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं ध्रुव अग्रवाल, अध्यक्ष विकास फाउंडेशन, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में MP राजकुमार सैनी जी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और सांसद रहे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दुआ जी हैं जो एक सक्सेना जी और पाटिल जी जो है ना, बड़े बड़े जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूं। पत्रकारों के साथ साथ GST का मैं फाउंडर रहा हूं और GST आने से पहले ही मैंने GST यूनिफॉर्म होनी चाहिए ये किताब मेरी राजनाथ सिंह ने 2,500 व्यापारियों के सामने रिलीज की। उसके बाद अगली किताब मेरी संतोष गंगवार जी ने रिलीज की, एक अर्जुन मेघवाल जी ने, और फाइनल किताब जेतली जी ने रिलीज की। लेकिन हमने 27 जून को 1 जुलाई से GST आया, जन GST हमने लागू करना चाहा था और उसका पूरी किताब बना के, जिस समय प्रधानमंत्री निकले थे पार्लियामेंट के लिए, हम निकले थे जंतर मंतर के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन आज हम उसी तरह का ये जनता का बजट, क्योंकि जब तक GST बढ़ती रहेगी, ये जो आर्थिक मंदी है, जब तक जनता के हाथ में पैसा नहीं होगा ये मंदी दूर नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा हम लोगों ने ये पिछले 2 साल से लगातार पूरी रात भर गिरधर जी बात करते थे हमसे और बहुत सीरियसली लगे। सबसे पहले हम जो है पेट्रोल और डीजल के दाम, जैसा कि बताया गिरधर जी ने, यदि उनसे एक्साइज और ये सब हटा ली जाए तो उससे क्या होगा कि जनता के पास 30 से 40% पैसा एक्स्ट्रा होगा और प्रोडक्ट किसानों के भी बढ़ेंगे। दूसरी चीज जो MSP है, पहले भी यहाँ कॉन्फ्रेंस कई बार कर चुके हैं हम लोग MSP के लिए, कि MSP जब तक नहीं देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो जो सम्मान निधि दे रहे हैं वो बेसिकली किसानों की असम्मान है और उसकी वजह से तो हमें सबसे MSP वाला है। GST के रेट जो बताया 5, 10, 15 ये होने चाहिए। GST की वजह से कभी भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि ये अभी कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, सर्विस टैक्स नाम की चीज नहीं थी, वो 1994 में अलग तरीके से लाई थी 4% से। आज सर्विस टैक्स 28%, 18% हो जा रहा है।
उनकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हमारा इस बजट में कल निर्मला सीतारमन जी को ये ज्ञापन दिया है कि जनता के हाथ में पैसा करने के लिए इनकम टैक्स की जो लिमिट जेटली जी जब दूसरी सरकार थी 5 लाख मांगते थे, आज उससे 3 गुनी महंगाई हो चुकी है, तो 15 लाख होनी चाहिए। 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट की जाए, एक ये मांग है। जीएसटी कम की जाए और 28% का स्लैब तो खत्म ही किया जाए, ये मांगे। तीसरी चीज जो एमएसएमई है और जो छोटे उद्योग हैं उनको जो सुविधाएं मिलती थी वो सब खत्म कर दी गई हैं और केवल कुछ 10 बड़े उद्योगपतियों के सहारे कर रहे हैं। तो उससे ये बड़ा देश है वो नहीं चल पाएगा। ये एक तो बहुत स्टडी करके इस विकास फाउंडेशन की स्थापना की गई है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ये पूरी टीम विकास फाउंडेशन की है और साफ करने वाले हैं गिरधर जी, लेकिन ये कनाडा रहते हैं तो ये स्पोक्समैन की तरह इसी तरह की 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर जितने एनआरआई हैं हमारा करने का विचार है। और ये विद इन बजट आने तक फरवरी से पहले ये कॉन्फ्रेंसेस यूरोप के हर देश में हो जाएंगी, इस तरह का हमारा प्रयास है। और यहाँ भी हम हर 21 राज्यों के बजट का भी अध्ययन किया है गिरधर जी ने और काफी हम लोगों ने डिस्कस किया। जितने भी राज्यों के बजट आ रहे हैं, अब हिमाचल का और नया बजट आने वाला है, क्या करते हैं जो नई सरकार है, उसके बाद नई पॉलिसी स्टेट के लिए भी हम इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप सबके सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, जिसको भी कुछ पैड और पेन चाहिए आप आगे से ले सकते हैं। ये वाला जी यूनियन बजट मेरा सवाल जी आप पूछिए इस बात का। यूनियन बजट पेश होने से पहले सभी स्टेक होल्डर से सुझाव लिया जाता है, सुनने को था। तो आपको भी बुलाया गया है, ये भी मुझे मालूम है, आपने भी सुझाव दिए हैं। आपने अभी सारा चीज डिस्कस किए, सब कुछ मैंने सुन लिया। व्हाट अबाउट द फिजिकल डिफिसिट, उसको आप कैसे ले लोगे, क्या करेंगे? गवर्नमेंट को सुझाव क्या दिए, कुड यू जस्ट आप इसको डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक कागज का नोट ही खुदा बन गया। शायद कागज के नोट की बजाय शायद परिश्रम में पूज्यते विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। और हमारे 2 हाथ जो है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, क्या इसको हम श्रम के आधारित श्रम को रोजगार देने के लिए कोई नियम रखेंगे? और विकेंद्रीकरण सत्ता का, शिक्षा का, न्याय का और उत्पादन का, ये सब हम पंचायतों की लेवल तक या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्यों नहीं ले जा पा रहे, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम इस बजट के द्वारा गांधी जी के सपनों के स्वराज को पूरा कर सके। और गांधी जी का जो ताबीज 1948 में दिया गया था, टू टेक डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ लास्ट पर्सन, दैट हैज नॉट बीन टेकन ड्यूरिंग द लास्ट 75 ईयर्स, अब आजादी के अमृत महोत्सव पर उसकी तरफ हमें ध्यान देना। ये जो 30 लाख करोड़ आप जो कह रहे हैं कि इसमें खर्चा आएगा, तो 30 लाख करोड़ आप गवर्नमेंट से मांग रहे हैं या इसको रेवेन्यू जनरेट करेंगे? 30 लाख करोड़ का क्या मतलब? That's the best question. हाँ सर, यही क्वेश्चन है मेरा कि आपने जो मोस्टली दिखाया वो बड़ा मतलब एक तरह से अट्रैक्टिंग है कि टैक्स, इनकम टैक्स कम कर दो, जीएसटी कम कर दो, और जितने मतलब हमारे एक्सपेंसेस जहाँ हैं और या जहाँ मतलब एक तरह से उनको रिड्यूस किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन उठता है तो पैसा आएगा कहाँ से, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? ज़्यादातर दिल्ली में भी ये डिमांड चल रही कि शराब की दुकानें बंद कर दी जाए। इट्स अ काइंड ऑफ अर्निंग ऑफ रेवेन्यू। वो हमें दुकानें भले ही जगह जगह खुल गई, उनकी गलती थी, लेकिन रेवेन्यू आएगा कैसे ये कोई नहीं बताता। दुकानें बंद कर दो ये तो सब कहते हैं, लेकिन रेवेन्यू कैसे गवर्नमेंट के पास आएगा? एक्सपेंसेस कहाँ से होंगे? मेरी अर्निंग है नहीं और मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। आप फिजिकल डिफिसिट के बारे में कर रहे हैं। एक बार तो आने दो, कोई क्वेश्चन आ, मैं सभी एड्रेस करना, आप भी बोल रहे तो इसी और You just described about the जनता का बजट, and in concern of your Canadian concept and Canadian point of view. I think your ideology or whatsoever you said, it belongs to the World Bank's or IMF policies, number one. If yes, then how is it possible that we will remove our subsidy
our governments and our establishments are paying subsidies to the farmers. One side you are asking to provide more and more subsidy, and second half, the IMF and World Bank does not allow to provide any kind of subsidy. Would you like to run Indian economy on the basis of Canadian economy or Canadian style? Any other question? सर अभी जो MSP है वो 23 फसलों पे है, और लेकिन जब कभी कभी देखते हैं हम आलू 1 या 2 रुपए किसानों को बेचना पड़ता है, प्याज, तो क्या इन सब पे MSP लाया जाएगा सरकार के द्वारा? आपने किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सब देखिए, रिलीफ देने के लिए आपने बहुत सारी प्रपोजल्स मीडिया के सामने रखे हैं, और रेवेन्यू जनरेट करने की बात तभी आपने उसमें कहीं सुझाई नहीं है। लेकिन अगर हकीकत में इस देश का, जैसे अभी एक भाई बोल रहा था कि जो हमारे 2 हाथ हैं, जब तक हम इनको काम नहीं देंगे, आप एक मेहमान को 2 दिन 3 दिन तक भी अपने घर पे नहीं रोक सकते अगर वो आपने बिना काम से रोक रखा है। हमारे देश की प्रायोरिटी है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान को अभी लागू ही नहीं हुआ। जब तक वो संविधान लागू नहीं होगा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम ये रिलीफ देकर के प्रमोशन दे सकते हैं किसी गर्भवती महिला को, किसी अनएम्प्लॉयड को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसान है। हमारे देश का संवैधानिक तौर पर सिस्टम, जो काम करने वाला लोग है यहाँ पर, चाहे वो मजदूर है चाहे किसान है, यही लोग काम कर रहे हैं। यही लोग देश का जो ढांचा डेवलप कर रहे हैं, या यूं कहेंगे कि राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माता भूखा है, काम करने वाला यहाँ पर भूखा है, और प्लानिंग और सिस्टम को हाईजैक करके उसे कंट्रोल में पावर सेंट्रलाइज करके इस्तेमाल करने वाला, चाहे जुडिशरी है, चाहे हमारा ब्यूरोक्रेट्स हैं, और चाहे हमारे ऊपर बैठे हुए MP MLA हैं। यही सिस्टम हमें, अगर इस देश में डिफरेंस, हम काम क्यों छोड़ गए, हमारा देश काम क्यों छोड़ गया? हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में डिफरेंस इतना बड़ा आ गया। वो जो इतना बड़ा डिफरेंस है, वो हमारे देश के बच्चों को, जो हमारे क्वालिफाइड बच्चे थे, उन लोगों को का मनोबल डिग्रेड हो गया, जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली। सरकारी नौकरी वाला 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की सैलरी लेने के बाद हड़ताल पे बैठा है, और उसी सैलरी में किसी प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी डिस्पेंसरी में, किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर में हम काम कर रहे हैं। उससे चौथा हिस्सा 25% सैलरी पर, और फिर खुश हैं। और जैसे कैसे हम अपने घर का रास्ता ठीक से बजट बना करके अपने घर को रन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में जो मोटी सैलरी लेकर के इस देश का, चाहे ऊपर पार्लियामेंट में है, चाहे हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे देश के जो है ना बड़े इंडस्ट्रियल घराने हैं, वो छोटी इंडस्ट्री को डेवलप होने नहीं देंगे। आज तो सिस्टम ही इस सरकार ने ऐसा बना दिया कि भाई अब FDI लाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए। ऐसे ही अन्य कई और थे। कैसे इसको हम कैसे बैलेंस करें? इसको बैलेंस करने का रास्ता। लेट मी क्लैरिफाई। हम क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं, जो आपके पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं सिर्फ अभी चाहता हूँ किसी और का कोई क्वेश्चन हो, ताकि मैं एक पॉइंट पर मैं एक्सप्लेन कर सकता था 10 मिनट में। जान चाहता था कि आपको क्यूरियोसिटी हो, क्यूरियोसिटी होने के बाद आपको जो आप चाहते हैं उसका समाधान मिले। दैट वाज माय पर्पस। अदरवाइज इसमें लिख सकते थे 30 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, वो भी हम बताएंगे। मेरा सवाल अभी भी है, किसी और पत्रकार का या किसी भी हमारे अतिथि का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। मीडिया से मैं एडवाइस करूंगा, आप जिसको भी स्टेशनरी चाहिए आगे है, आप ले सकते हैं। अभी हम आगे सवालों का सत्र शुरू करते हैं।
मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ श्री गिरधर। खोल दो बोलनी पड़ेगी ना। सर ऐसा है, जैसे आपने अभी देखा है, हमने डिस्प्ले भी किया है कि जनता का बजट हम प्रपोजल दे रहे हैं, जनता के लिए है, और इसका बजट से अंदर ही कैसे समाधान हो सकता है। हमारा फ्रेमवर्क यही है। हम अभी कोई पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करें, हमारा अपना है, हम जब बजट की बात करें तो उसके संबंधित जो 3-4 प्रश्न आए, मैं उनका रविवार एक एक करके जवाब दूंगा। अभी आपने पिछले सितंबर 2016 से लेकर जिसका मैंने जिक्र किया था, कई कारण हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन पहले ही हो रहा था, इसमें जैसे अभी हमारे साथी बोल रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम IMF का जिक्र कर रहे थे, उससे हमारी सोच उससे डिफरेंट है। हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से या IMF से। हमें अपने देश के लोगों की चिंता है, लोगों के लिए काम करना है। कोई भी सरकार वो अपने देश के नागरिकों की चिंता करे, अपने जो भी लोग हैं उनकी चिंता करे, रोजगार की चिंता करे, उनकी भलाई की चिंता करे। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे काम करते हैं वो सर्टिफिकेशन देते रहते हैं, हमें उसकी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जहां तक दूसरा सवाल है फिजिकल डेफिसिट, हाँ, अभी तक सरकार फिजिकल डेफिसिट के बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को सबको अगर ज्ञात होगा, जानकारी होगी, सरकार का रेवेन्यू हमेशा कम होता है जितना वो खर्चे के लिए एलोकेशन करता है। बजटरी एलोकेशन इज ऑलवेज हायर देन द रेवेन्यू शीट्स। हाँ, तो साल में लास्ट में क्या होता है फिर, जब बजट जिस दिन हम सारा लास्ट में अगले 31 मार्च तक पहुंचेंगे, क्या होगा फिर, इतना पैसा आया, इतना पैसा एलोकेट किया था, जो डेफिसिट है उसका कमी, वो कहां से पूरी करते हैं? नोट छाप के 1844 दो नहीं, मैं बताता हूँ, 2 तरह के हैं, या तो कर्जा उठाएंगे या नोट छापेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आई एग्री विद इट, पर मैं एक बात और कहता हूँ इसके साथ, अगर कर्जा सरकार उठाती है, उसको जो पैसा मिलता है वो 7% से लेके 9% से ज्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ले लो जहां सरकार पैसा करती, जो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए सरकार पैसा लेती है उस पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट। नहीं, मैं ये आराम मैं उसका टैक्स कलेक्शन अगर 17 लाख करोड़ रुपए हो, 11 लाख करोड़ रुपए हो, तो देन देयर इज ए नो क्वेश्चन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। क्वेश्चन वहां पे है बिलो 11%। आई गॉट योर पॉइंट, लेट मी कंप्लीट माय पार्ट। मैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कर्जा सरकार पहले भी लेती है, आगे भी लेती है। दूसरी तरफ क्या हो, जिससे इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, जिससे GST के एरिया लेना है, उससे क्यों नहीं लेती? नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक की सफाई। तो हमारा उसके लिए सुझाव है कि सरकार अगर अपनी रिकवरी भी कर ले तो फिस्कल डेफिसिट की जरूरत भी कम पड़ेगी। बट जो हमने आज क्यों किया है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी आप कभी रेवन्यू की बात सुनते हो, कभी फ्रीबीज की बात सुनते हो। अब कल्चर क्या है देश का? एवरीबॉडी वांट्स मनी इन द पॉकेट, बट हमने क्यों फोकस किया इसके ऊपर? क्योंकि पैसा आज तक जितना सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, आपने देखा होगा पिछले साल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और उनके साथ उनके जूनियर अनुराग ठाकुर जी 5 दिन लगातार आए थे, कोरोना के बाद आए थे लगातार। उन्होंने पैकेज दिया था 30 लाख करोड़ 32 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। उसमें पर्पस क्या था? बैंकों को बोल दिया लिमिट बढ़ाओ। अब जैसे नोटबंदी आई, GST आई, उसके बाद क्या हुआ, जितना MSME था, जितना भी व्यापारी था, व्यवसायी था, उसके ऊपर 40% कर्जा बढ़ गया। उसको अपने बिजनेस को बचाना था, अपना कारोबार बंद तो नहीं करना, कर्जा उठा के भी चलाया लोगों ने, इन्फ्लेशन हो गई। तो उसको क्या हुआ? पर मेरा पर्पस कहने का क्या है, हमें तो जब रिलीफ मांगा आम सरकार ने, आम जनता ने,
हमें तो लोन ऑफर किया जाता है, लेकिन देयर आर सम फ्यू स्कीम्स जिसमें पीएलआई के माध्यम से इंसेंटिव दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है, जबकि नुकसान किसका हुआ ज्यादा? 90-95% लोगों का। उनको कभी कैश रिलीफ की ऑफर आई है? उनको 5 ठीक है फ्री राशन मिल रहा है, वी एप्रिशिएट। उस टाइम उसकी जरूरत थी, लेकिन क्या अकेले राशन से घर चलेगा? जिसकी नौकरी आ चुकी है उसके लिए, हाँ, जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए FRBM एक्ट है। वो FRBM एक्ट जो पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ है, जो हमारे सुझाव हैं, अगर सरकार सीरियसली इसको स्टडी करे, आप बताइए किसी को ऑब्जेक्शन है? आप बैठे में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है कि पैसा कहां से आए। ऑब्जेक्शन तो वही, अगर आपके पास पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कम हो जाएं, आपको रिलीफ मिलेगा ना सबको? किसकी आप अंदाजा लगाइए। जो अरे आप कोई छोटा मोटा देश की बात नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा देश की। सर लेट मी कंप्लीट नाउ, योर क्वेश्चन इज देयर, आई एम कंप्लीटिंग माय क्वेश्चन। मैं उसी की बात कर रहा हूं, होता क्या है, उससे क्या हुआ जब लोगों को रिलीफ नहीं मिला। आरबीआई 6 बार रेपो रेट को रिड्यूस करके इन्फ्लेशन को डाउन कर, मैं वहीं पर आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। कारण क्या है? फोर्स्ड इन्फ्लेशन की कंट्रोल फोर्स ही बनी। अगर लोगों के पास, अगर मार्केट में डिमांड होगी, मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है बैठे, इनके पास डिमांड है, जो अपने आप अपना लोन अरेंज करेंगे। जब डिमांड नहीं है, लोन क्यों लेंगे? एक्स्ट्रा लोन क्यों लेंगे? बस डिमांड नहीं है, सप्लाई सिस्टम, सप्लाई चेन हैज बीन एड्रेस्ड, डिमांड हैज नॉट बीन रेज्ड। अगर डिमांड रेज होगी, क्या होगा? कंजम्पशन होगी, प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बढ़ के मिलेगा और लोगों के लिए नौकरियां और बिजनेस भी पैदा होगी। डिमांड होगी, डिमांड तो बढ़ नहीं रही, सप्लाई साइड इज बीइंग एड्रेस्ड, वो उसको एड्रेस कर दिया, लेकिन डिमांड नहीं है। अगर डिमांड आएगी, डिमांड आने से कितना आप सोच सकते हो? हम इतनी बड़ी आबादी है, सुबह से लेकर शाम तक हमारी कंजम्पशन कितनी है? उस हिसाब से, हाँ, मैं वही आ रहा हूं। जैसे एक प्रपोजल है, ये डेफिसिट कैसे पूरा होगा, उसके ऊपर मैं कहता हूं उसके लिए FRBM एक्ट अमेंडमेंट किया जाएगा। हमारा सुझाव है वो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, हम इसके लिए अभी किसी को कोई ऐसा नहीं कर रहे, हम अपनी सुझाव दे रहे हैं। लेट देम इलेक्ट, फिर हम सुझाव देंगे FRBM एक्ट कैन बी अमेंडेड। नंबर 2, जो कहा था कि पैसे कहां से आएंगे, अब मैं आपको 4 सोर्सेज बताता हूं। सिंपल, सरकार, एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए बैंक से लोन लेता है, रिस्क भी होता है, उसके बावजूद लोन लेता है, 9% से लेकर 18% का ब्याज देता है, फिर भी वो रिस्क लेता है, फेल हो सकता है। लेकिन सरकार एक ऐसा साधन है जिसको पैसा भी सस्ता मिलता है, कम रेट पे मिलता है। नंबर 2, सरकार ने मेरी खाते में $5,000 डाल दी, मेरे मुंह से डॉलर निकल गया, सॉरी, $5,000 मेरे अकाउंट में डाला। मैंने क्या किया? अकाउंट से निकाला, कहां गया? मार्केट में। एक फर्स्ट परचेज करने पर सरकार को 12% चला गया। एक परचेज पे मैंने पैसा निकाला, मार्केट में गया, शॉपिंग करी, अपने लिए घर का सामान लेके आ गया। कितना मिली एवरेज? जीएसटी एवरेज 12% बनता है, 5% से लेके 28% की एवरेज है, एवरेज 18% है। चलो मैं उस पर आता हूं। सरकार को एक ट्रांजेक्शन से, जिससे मैंने सामान लिया, उसने भी आगे किसी से लिया, मल्टी लेयर जीएसटी कलेक्शन इज देयर, टैक्सेस इज देयर। सरकार को आज जितना रेवेन्यू आ रहा है, उसका 57% रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। आप ये ना कहिए मैं टैक्स नहीं देता है, टैक्स तो हर एक देता है। तो 57% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारी सोच ये है कि अगर सरकार कर्जा ले, सरकार को कर्जा भी सस्ता मिलता है, उसकी रिटर्न ऐसी है, वेस्टर्न कंट्रीज में जहां टैक्स की चोरी नहीं होती, ट्रांजैक्शन कार्ड से होती है, वहां पर क्या होता है? वहां चोरी कम होती है। जहां अभी भी चोरी हो रही है, बेशक जितना मर्जी कर लो, जो फैक्ट इज फैक्ट, उसको हमें मानना पड़ेगा। जहां का अगर सरकार ₹1 आपकी जेब में डालेगी, तो सरकार को एक साल में 45 पैसे वापस आते हैं, विद द सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड विद द कलेक्शन ऑफ जीएसटी एट डिफरेंट टाइम, मल्टी ईयर्स। नंबर 2, पहले साल 45 से आ गए, ₹1 लिए लोन, 45 पैसे वापस आ गए। इंटरेस्ट कितना है सरकार के लिए? 7 पैसे।
8 पैसे 10 पैसे कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया सरकार ने। अगर रेवेन्यू आएगा कहाँ लगेगा? जिसके लिए आज पैसे नहीं सरकार के पास, उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। अभी आज रेवेन्यू अगर सरकार के पास काम है, इसलिए एलोकेशन काम है। कभी हम किसी सेक्टर को पैसा काटते हैं, कभी किसी सेक्टर का पैसा काटते हैं, फिर भी बैलेंस करना होता है। दूसरा पॉइंट जो अभी कह रहे थे, इट हैज ए कैस्केडिंग इफेक्ट। अगर एक साल में 40-45 पैसे आएंगे, अगले साल में 25 पैसे आएंगे उसी पैसे का जो आज दिया है, फिर उसके बाद 15 पैसे हो जाएंगे, फिर 6 पैसे हो जाएंगे, 5 पैसे। Ultimately, it will continue to expand economy and continue to generate revenues continuously. उसके बाद दूसरा काम क्या होगा? अगर ये पैसा दिया, जो लोग आज बेटे बेटियां पढ़े, मैं ऐसे बोलूं, अगर जो बच्चे बेटे बेटियां हमारे पढ़े लिखे हैं, 8-8 साल से रोजगार नहीं मिला, अगर एक्सपेंशन हो जाए इकोनॉमी की, क्या होगा? उससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? नौकरियां मिलेगी। जब जो आदमी आज घर पे खाली बैठा है, उस आदमी को अगर 15,000 की नौकरी मिल जाए, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा मार्केट में आएगा, उसमें रेवेन्यू और जनरेट होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी और पब्लिक के लिए सर्विस इंप्रूव होगी। आवर कैलकुलेशन इज, अगर सरकार लोगों की जेब में पैसा डालती है, इट इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। मैं इसको बिजनेस की बात इसलिए जानबूझकर कह रहा हूं, अगर सरकार को कर्जा सबसे सस्ता मिलता है और पहले दिन जो सरकार पैसा हमारी जेब में डालती, पहले दिन हम 12% देते हैं उस पे, और 12% वाला जो जिसको हमने 12% दिया, उसके आगे कोई 3% वाला बैठा, कोई 2% वाला बैठा, कोई कितने को बैठा। इंडायरेक्ट टैक्सेस आर ह्यूज इन दिस कंट्री। तो एक पार्ट, इसलिए हम चाहते हैं सरकार लोन लेके भी कर सकती है। अगर सभी देशवासियों का भला है, नौकरियां पैदा हो रही हैं, जीडीपी बढ़ रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्या सरकार को कर्जा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, फिर भी मैं उसके अलावा दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। सरकार ने एक बिजनेसमैन है, उसके पास रिसीवेबल होते हैं। मैं बैंकर हूं, इसलिए मैं आपको उस हिसाब से बताऊं। किसी से आपने पैसे लेने होते हैं, किसी को आपको देने होते हैं। बैंक उसके अगेंस्ट लिमिट बनाते हैं जिससे आप उसके पैसे लेने हैं, बैंक वालों उसकी लिमिट बना सकते हैं, सिस्टम है। अब सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए 21 लाख करोड़ रुपए सरकार ने लेना है, तो सरकार को लोन नहीं मिलेगा, ये तो सिक्योर्ड लोन है, कोई भी दे देगा। सरकार को तो वैसे भी मिलता है ना। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वो लोन रिकवर किया जाए? मान लीजिए हमने 30 लाख करोड़ रुपए लोन ले लिया है, 30 लाख करोड़ रुपए का कुछ तो रेवेन्यू के थ्रू हमने पेमेंट कर दी, हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर गई। कुछ अगर जो किस्त बनेगी, क्या उस किस्त को जो पैसा रिकवर करने के बाद दिया जा सकता है? क्या रिकवर करना चाहिए सरकार को? दिस इज आल्सो आवर सजेशन, इट शुड बी रिकवर्ड। नंबर 2, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आ रहा हूं। एवरीबॉडी नोज इस देश में 400 लाख करोड़ के ब्लैक मनी एसेट्स हैं। एवरीबॉडी नोज, सबको पता है, सरकार को भी पता है, और 600 लाख करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी भी है, ये भी सबको पता है। और सरकार की नीति भी है, फिर हमें ब्लैक मनी को भी बाहर से भी लाना है, इंदर का ब्लैक मनी भी वाइट करना है, उसको भी कंट्रोल करना है। हमारे उसके लिए 2 सुझाव है जिससे रेवेन्यू बहुत आएगा। 400 लाख करोड़ के अगर फाइनेंशियल ब्लैक मनी एसेट्स हैं, अगर उसमें से हमारे एक सुझाव है, वो हमने अलग से दिया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए जानबूझकर नहीं दिया। ये लोग, हमें पता है प्रेस क्या चलता है मार्केट में, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, ये हम भी जानते हैं। आज ही दिया इसलिए हमारी तरफ से दिया। उसका अगर सरकार एक स्टेटमेंट, एक एक्ट पास कर दे, जो लोग 1 साल में उस फाइनेंशियल ब्लैक मनी एसेट को लीगल करना चाहते हैं, उनसे सिर्फ 10% चार्ज किया जाएगा। बताइए कितना पैसा आएगा? एक तो वो सोर्स है। अगर उसके साथ दूसरे साल हो गए, ये जो चार्ज होगा ये 25% होगा, तीसरे साल ये 50% होगा, उसके बाद ये जब्त किया जा सकता है। क्या रेवेन्यू आएगा? सोर्स है ना 400 लाख करोड़ का। तीसरा है रेवेन्यू अगर जनरेट करना है, आवर कंट्री हैज 1200 लाख करोड़ नेचुरल रिसोर्सेज।
1200 लाख करोड़ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स, स्पेक्ट्रम। घर के बर्तन बेच दे, वही कहा। मैं उसका बताता हूँ। अभी भी सुन लो ना। अभी भी मैं बता रहा हूँ, उसमें अभी भी गवर्नमेंट जनरेट करती है। हर साल डाइवर्सिफिकेशन भी आता है, उसके बाद ऑक्शनिंग भी होती है, मिनरल्स की ऑक्शन होती है। तो हमारा एक पर्पज है कि जो वो ऑक्शनिंग भी करते हैं, जहाँ उसको किराए पे दे दो, लीज भी होती है, गवर्नमेंट के एसेट लीज भी हो सकते हैं, क्या उसमें 1% रिटर्न आ सकती है 1200 लाख करोड़ में साल की? वो भी लेनी चाहिए। अगर 1200 लाख करोड़ की 1% रिटर्न हो, कितनी बनती? 12 लाख करोड़ पर बनती। आप बताइए, हमने क्या कहा? टोटल 30-32 लाख करोड़ एक्स्ट्रा, यही कहा ना। और उसके बाद भी एक चौथा सोर्स है जो सबके लिए है। अगर सारे देशवासियों का भला हो रहा है, जो हम सुझाव दे रहे हैं, आपका भला हो रहा है, क्या हम 1% टैक्स लगा सकते हैं? कंपनसेट दैट लॉस, ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भी 13 लाख करोड़ के आसपास बनता है। तो कितना अमाउंट बन गया जो हमने कितना कहा था। और उसके पहले भी मैंने एक पॉइंट आपके और रेज किया था, जो फर्स्ट प्रपोजल था, जहां पर मैंने एक बार विराम दिया था। मुझे जो प्रपोजल है बजट के अंदर पूरी होती है। मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्जेस की बात मैंने करी। पिछले साल के वित्त मंत्री की स्टेटमेंट में आया था कि हमारा टारगेट है 1,10,000 करोड़ रुपए हर महीने की कलेक्शन होनी चाहिए जीएसटी की। इस साल में अब तक सिर्फ एक महीने में 1,40,000 करोड़ रुपए आया, उसके बाद सारा ही उससे बढ़ के रहा है। ऑन एन एवरेज दैट इज 1,49,000 करोड़ एवरेज। तो हमारा जो जीएस, फ्यूल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सरचार्जेस, लेवीज इंक्लूडिंग ऑक्ट्राइज बाय द म्युनिसिपल बॉडीज, वो टोटल मिला के महीने का 22,000 करोड़ से लेकर 24,000 करोड़ बनता है। क्योंकि अब थोड़ी कीमतें डाउन है, इसलिए मैं पहले के फिगर 28,000 करोड़। तो जो पैसा के हमने दिया ना, बड़ा हुआ रेट किसने दिया? हमने दिया। क्या सरकार से हमें रिफंड मांगना चाहिए, या हम कहें भी आगे से ना लो? क्या सरकार रिफंड देगी जो हमसे लिया? नहीं देगी। तो हमारा सुझाव है कि चलो आगे से लेना बंद कर दो। उसका बेनिफिट क्या होगा? एक परिवार के जिसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, देखो हम क्लियर हैं इस मामले में, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेगी, जीडीपी राइज करेगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। जो हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, उसके लिए कम से कम 14% की जीडीपी चाहिए अगले 5 साल के लिए। क्या उसका रेट है? हम तो कह रहे हैं हमारे अगर प्रपोजल सारे एक्सेप्ट कर लिए जाएं, कर्जा लेकर भी कर लिए जाएं, तो हमारे देश की इकोनॉमी भी राइज करेगी। अगर जीडीपी 12% हो जाती है, एक इकोनॉमिस्ट की मैं भाषा में किसी सुन रहा था, वो कहता कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा हर साल नौकरियां और बिजनेस क्रिएट हों। सर अभी आपने बहुत सारे सुझाव दिए कि सरकार को इस सुझाव पर काम करनी चाहिए, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार के अंदर जो बैठे लोग हैं वो जनहित के लिए काम नहीं कर रही है? यहाँ सरकार जो दावे कर रही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने वाले हैं, तो क्या उनके पास कोई प्लान नहीं है इकोनॉमिक को लेकर? गुड क्वेश्चन। मैं उसके बारे में हम यहाँ पर 3-4 चीजों का जिक्र करेंगे। सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन उस काम के बावजूद भी आप देख रहे हैं 95% लोगों की आमदनी कम हो रही है। ये तो एग्रीगेट बढ़िया काम कर रही है। मैं क्लेम नहीं करता, पर मैं आपको 8-10 ईमेल मेरे पास अभी भी हैं। तो मैंने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10 साल लिखा, गर्भवती महिलाओं के लिए 8 साल लिखता रहा, तो इनको मिलना चाहिए। फिर मैंने 10 करोड़ परिवार आइडेंटिफाई किए थे, तो इन परिवारों को 1,000 रुपए महीना दिया जाए ऑन ट्रायल बेसिस। तो उसके रिजल्ट देख लो, सर्वे करो, बाद में देख के देखो, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करो, 10 करोड़ परिवारों को 1,000 रुपए महीना भी देख के देख लो, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसी हिसाब से हम कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते सरकार काम नहीं करती, सरकार की नीयत साफ होती। अभी एमएसपी की चर्चा में कर रहा था, सरकार की पॉलिसी है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट जो हमारे सरप्लस है एक्सपोर्ट हो, उससे हमारा रेवेन्यू
सेविंग है, वी आर में एक्सपोर्ट इंक्रीज ही नहीं हो रहा सर। या और ना, इंपोर्ट उसी पे आ रहा हूं मैं। अभी यूक्रेन के क्राइसिस के दौरान खेती की जरूरत जो है, एक्सपोर्ट की जरूरत थी, लोगों को डिमांड थी ना अनाज की, इंडिया से मंगाना चाहते थे, हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया। अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं आपसे। एमएसपी का हम क्यों समर्थन करते हैं, अग्रवाल जी ने भी कहा हम क्यों समर्थन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लैरिफाई कर दूंगा, किसी राजनेता की बात नहीं करूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक एसएपी होती है गन्ने की, एक होती है एफआरपी, केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है एफआरपी, फेयर एंड ह्यूमन प्राइस। उसके ऊपर क्योंकि खेती एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो उसके ऊपर एक सवाल आता है भाई अगर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को अधिकार होना चाहिए चेंज करने का। अगर स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो प्रदेश सरकारें भी वही रेट देती थी गन्ने का जो सेंटर के सरकार देती थी। एक जगह एक स्टेट ने स्टेट सब्जेक्ट समझ के एसएपी बढ़ा के दे दी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बोलते हैं, वो बढ़ा के दे दी। उससे क्या हुआ, बाकी प्रदेशों को भी बहुत बात सुननी पड़ी, करना पड़ेगा। देन अल्टीमेटली प्रदेश सरकारों ने विरोध किया, चीनी मिलों ने विरोध किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 6 करोड़ गन्ना किसानों को पिछले 20 साल से 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए साल का फायदा हो रहा है एसएपी के कारण। और वो जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तब एक किसान नेता, आपने सुना होगा बीएम सिंह जी, उन्होंने गन्ने की लड़ाई, उनको गन्ना किसान ही बोलते हैं, गन्ना किसान की लड़ाई लड़ी। 5 करोड़ गन्ना किसानों के पास ऐसा एक्स्ट्रा आया। मैं आज आपके साथ, आप पत्रकारों के लिए एक स्टोरी छोड़ रहा हूं, आप ध्यान करना है, सर्वे कर रहे हो। जहां जहां गन्ने की खेती हुई है पिछले 20 साल से 25 साल से, उस एरिया में एक भी जहां का रहने वाला वहां एक भी मकान कच्चा नहीं है। और 2010 से आप करो स्टोरी, बनाओ, सर्वे करो, जहां गन्ने की खेती हुई है, सिर्फ एक इश्यू से एसएपी लेके दी सुप्रीम कोर्ट में। और उनके खिलाफ कौन, ही इज नॉट लॉ ग्रेजुएट, उनके खिलाफ कौन लोग आए सरकार की तरफ से। तब पहले अरुण जेटली जी आए थे, फिर हरीश साल्वे जी आए थे, शांति भूषण जी आए थे, वेणुगोपाल जी आए थे, एंड ही इज नॉट ए लॉ ग्रेजुएट। उस आदमी ने एसएपी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो उसका फायदा क्या हुआ, 6 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा हुआ। उसके बाद उनके साथ जो मजदूर काम करता था 3 करोड़, उसकी दिहाड़ी भी ज्यादा मिली, उसको दिहाड़ियां भी ज्यादा मिली। मैं आपकी देसी भाषा में समझा रहा हूं, दिहाड़ियां भी बढ़ गई, गन्ने की खेती बढ़ी, दिहाड़ियां बढ़ गई, और दिहाड़ी भी बढ़ गई पर डे जो उसका इनकम था, उसके कारण उसके मकान भी कच्चा नहीं। और एक नई चीज आपको सर्वे के लिए छोड़ रहा हूं, मैं करने के बाद आपसे शेयर कर रहा हूं। उस इलाके का एक भी दुकानदार, दुकान नहीं बंद हुई, दुकानें बढ़ी हैं, किसी ने 1 से 2 कर ली, किसी ने 2 से 3 कर ली। अब बताइए 5 करोड़ दुकानदार है गांव में, छोटा व्यवसायी है छोटे कस्बे में, उसकी इनकम कैसे क्यों बढ़ी, क्योंकि किसान के पास पैसा आया। अब कुल मिला के 15 करोड़ लोगों को, परिवारों को, एक इंसान ने अपने बूते पर लड़ाई लड़के 15 करोड़ परिवारों को 20,000 से लेके 2 लाख का फायदा करवाया साल का, और कोई मकान कच्चा नहीं। और 50% किसानों के पास पुरानी गाड़ी से लेके नई गाड़ी है, अच्छे मोटरसाइकिल से लेके बुलेट मोटरसाइकिल है। और जो मजदूर है उसके छोटी सी स्कूटी से लेके उसके पास भी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। जो दुकानदार है उसने 1 से दुकानें 2 कर ली, उसके पास भी अच्छी कार है। सिर्फ एक फैक्ट्री एसएपी ऑफ शुगर की, अगर एक सब्जेक्ट से इतने परिवारों का फायदा हो सकता है, जीडीपी इतनी बढ़ सकती है, क्या एमएसपी की सपोर्ट होनी चाहिए? एमएसपी किसान को पैसा आएगा? एमएसपी की अगर हम समाधान दे रहे हैं, मैं उसके साथ एमएसपी के साथ एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आई एम टेकिंग। अब सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में 75,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन करती है। 66,000 करोड़ रुपए का अंदाजा इस बार खर्चा जाएगा। 66,000 करोड़ रुपया सरकार देती है सिर्फ 500 रुपए के हिसाब से। अगर जो हम सुझाव दे रहे हैं, अगर 1,20,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया जाए, साल के बाद हिसाब किया जाए उस एजेंसी का जिसने हमारी फसल खरीदी, स्टोर करी, बेच दी, प्रोसेसिंग यूनिट को दे दी,
तो अंत में लास्ट में हम हिसाब का करते हैं साल के बाद एस्टेब्लिश, तो उसमें मान लीजिए प्रॉफिट नहीं आया, हालांकि कुछ फसलें ऐसी जो प्रॉफिट भी देंगी, मान लीजिए प्रॉफिट नहीं आया, 30,000 करोड़ का घाटा पड़ गया, 40,000 करोड़ का घाटा पड़ गया, वो 66,000 से तो कम है ना जो अभी सरकार खर्च कर रही है पीएम किसान निधि के लिए, उससे तो कम है ना घाटा। फिर हम 66,000 करोड़ क्यों दे रहे हैं जिससे 500 रुपये मिलता है किसान को? अगर किसान को एमएसपी मिलेगी तो कितना मिलेगा? कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 रुपये किसान को फायदा होता है एमएसपी का। एमएसपी की लड़ाई तो सब चले जाएंगे, कई सालों से लड़ाई चल रही है, आंदोलन भी हुए, लेकिन अभी तक सरकार लागू नहीं कर पा रही है। तो अब क्या होगा, आपको क्या करना, आंदोलन होगा, क्या करेंगे? हम देखो, मेरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे आंदोलन वाले लोग नहीं हैं। हमने आंदोलन का अंजाम देखा है, दिल्ली बंद रही, 750 लोगों के परिवारों के लोग चले गए, नुकसान हुआ, ठीक है, मुद्दा था कृषि कानून का, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, वो कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन उसके साथ साथ जो आप बात कह रहे हैं एमएसपी बड़ा मुद्दा था, एमएसपी के साथ बहुत मुद्दे हैं, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है सारे देश में, कोई अलग अलग लोग हैं, कोई एक मोर्चा बना के चल रहा है, कोई दूसरा मोर्चा बना के रह रहा है। हमारा समाधान एक ही है, इसलिए हमने क्या कहा, जनता का बजट है, जनता के लिए हमने पहले सुझाव दे दिए हैं, जो काम बजट से हो सकता है, क्या उसके लिए सड़कें बंद करनी चाहिए? क्या विकेंद्रीकरण सॉल्यूशन नहीं है? दूसरा मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, आपका भी सरकार खुद प्रमोट करती है, हम कहते हैं कि अगर अमेरिका के किसान को सब्सिडी मिल सकती है, नॉर्वे के किसान को सब्सिडी मिल सकती है, हॉलैंड के किसान को सब्सिडी मिल सकती है, ऑस्ट्रेलिया के किसान को सब्सिडी मिल सकती है, हम तो सब्सिडी मांगे ही नहीं, हम कहते हैं हमें एमएसपी दे दो। हम तो एमएसपी बात, वो तो एडवांस कंट्री हैं जहां आप केंद्रीकरण की बात करते हैं, हम कहते हैं सरकार हम खरीदने के तैयार है, 1,20,000 करोड़ में व्यापार नहीं हो सकता 5 लाख करोड़ का, कौन नहीं कर सकता? किसी व्यापारी से पूछ लो, वे किसान को तो एमएसपी मिलेगी, पंचायतों को दे देना जी, सर मैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है जो आप कह रहे हैं, हम उसी फ्रेमवर्क में काम बात करेंगे, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हम उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा पॉलिटिकल फोरम नहीं है, हम आज फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंस का कोई क्वेश्चन आप बताइए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें, पहले 3 सेगमेंट की मैं बात करूं, पहले 3 डिमांड मुझे तो एक्साइज ड्यूटी से आपको फायदा होने वाला, हमसे पैसा लिया गया था, लेना चाहिए, मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। दूसरा आ गया इनकम टैक्स, 12 लाख का क्यों कम कर रहे हैं? इसका रीजन है मिडिल क्लास को कोई रिबेट नहीं, कोई राहत नहीं, वो पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें भी ज्यादा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन भी उसके लिए, क्या उसको राहत मिलनी चाहिए? सर ये प्रपोजल जो है प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजेंगे? ये दे दिया, कल भेज चलेगी, पहले आपके पास बाद में आए। अगर मानकर चलो भारत सरकार जो है जनता का बजट में से कुछ भी नहीं लेती है, अपने बजट में एड ऑन नहीं करती, एडिट नहीं करती, तो उसके बाद आपका क्या अगला स्टेप? ऐसा है, हमने आपको कहा हम एक एनजीओ है, सोसाइटी है, एज ए सिटीजन, आप भी सिटीजन है, हम भी सिटीजन है, एज ए सिटीजन हम सुझाव तो दे सकते हैं। एक सुझाव है मीडिया के माध्यम। नंबर 2, दूसरा मेरा पॉइंट आपसे, उसके बाद हमारा एक कार्यक्रम 23 जनवरी को होगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हो रही है, आप जानते हैं, हम उस दिन एक रिमाइंडर और देंगे, हम तो रिमाइंडर दे सकते हैं, फिर भी डेलीगेशन जाके प्रधानमंत्री मोदी से सर मेरी बात सुन लिए, रोज डेलीगेशन जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, आपके सामने है जो कुछ है, मेरी ईमेल है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे सब कुछ हो गया, नोट भी पुट अप हो गया, मेरी ईमेल एक्नॉलेज नहीं होती, हम जानते हैं सिस्टम क्या है, बट वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, वी डोंट वांट टू कम ऑन दैट पार्ट, बट हमारा क्या है, अगर पब्लिक, आप भी सुझाव देने वाले हैं, मैं भी देता हूँ, ये सारे लोग देते हैं, आपने बहुत से लोग चिट्ठियां लिखते हैं, राइट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐप बोलते हैं, जाता है, पर समझ लीजिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है, अगर आप लोगों को जानकारी हो गई है, पत्रकार बंधुओं को समझ आ गई है, आपकी ड्यूटी बनती है इसको लोगों तक लेके जाने की, हम तो इसलिए आपके पास आए हैं, हम कहीं सड़कें नहीं बंद करने वाले, हम तो थाली भी आ सकते हैं, टॉर्च लाइट ला सकते हैं अपने घर पे, ये तो हो सकता है ना, कोई खर्चा है जो आपको हमने आज दिया सब्जेक्ट मैटर, क्या इसको 200-400 लोगों से शेयर कर सकते हो? हर आदमी के 10 व्हाट्सएप ग्रुप है, हर आदमी का फेसबुक है, यूट्यूब है, सारा दिन आदमी मोबाइल ही छोड़ता है, तो क्या इसके लिए भी आपको टाइम निकालोगे?
कितना काम है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया देखो, आज आप सोशल मीडिया इज ए बिग फोर्स। अगर आप चाहें तो हम तो आपसे वगैरह आग्रह करते हैं कि आप, ये मुद्दा आपका है, मैं तो कनाडा चले जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, पर मुद्दा किसका है? मैं इसलिए कहता हूँ, वहां का सिस्टम स्टडी करने के बाद देखा, लोगों की जेब में पैसा डालो तो रिटर्न गवर्नमेंट को आती है, गवर्नमेंट कमाती है। अगर लॉकडाउन में पैसा दिया होता आपके अकाउंट में, क्या कोई प्रॉब्लम आती कि लोगों के घर में पैसा होता? नहीं आती। वहां मैं आपको एग्जांपल कनाडा की देके बात अपनी खत्म करूंगा। मैं मान लीजिए वहां पार्ट टाइम जॉब करता था, मेरे को $1200 महीने की तनख्वाह थी। एक आदमी वहां रेगुलर जॉब करता है, उसकी $3000 तनख्वाह है। जिस दिन लॉकडाउन लग गया, मेरे को $2000 मिला। मेरा ऑफिस नहीं कर रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। जिसका बिजनेसमैन का बिजनेस बंद हुआ है, उसको एम्प्लॉय के लिए पैसे दिए सरकार ने। एम्प्लॉय को नौकरी पर ना जाने के कारण पैसे दिए $2000। एनपीए को राइट ऑफ किया गया, उसका क्या सॉल्यूशन है? नहीं, मैं उसमें आ गया। आप बताइए ना। नहीं, मैं बताता हूँ रेवेन्यू कैसे आएगा, वो तो राइट ऑफ करे जा रहे हैं। आज तो हम इसीलिए कह रहे हैं, देखो मेरी बात सुनिए, समझिए। एनपीए होते क्यों हैं? क्योंकि डिमांड कम होती है। हम तो डिमांड ही क्रिएट कर रहे हैं, एनपीए होएंगे नहीं। पहले तो उसका चाहतों को लोन दे दिए जाते हैं, तो फिर उनका एनपीए करके। और सर, मैं आपसे अभी भी कहा, हमारा आज कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। आज मैं ना पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ना हमारा कोई मिशन है। हमारा काम क्या है, क्योंकि जनता से सुझाव सरकार लेती है, हमने एक सिटीजन होने के नाते सुझाव दिए। वी आर पार्टीलेस। सक्सेना जी, 50% डिमांड कम हो गई, व्यापार बंद हो गए, तो एनपीए तो होंगे। सरकार ने अब खुद जितनी एमएसएमई है, जितना उनके एनपीए हो रहे हैं, उससे ज्यादा सरकार के पास है। हमने गडकरी जी एमएसएमई मिनिस्टर थे, उनने कहा था कि इनको एक भी पैसे की जरूरत नहीं, जो 15 लाख करोड़ रुपया जो इनने सप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट को, वो दे दो। उनको एमएसएमई मिनिस्ट्री से हटा दिया, लेकिन पैसे नहीं दिए। मैं फिर भी हम किसी का मसला वेरी फ्रैंक हुई मैं अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। जो पैसा रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो आदमी जिसकी डेथ हो जाती है, उसका डिपॉजिट बैंकों के पास पड़ा है, उसका डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, कोई क्लेम करने नहीं आ रहा पिछले 30 साल से 40 साल से। अनक्लेम डिपॉजिट कंपनियों, जितनी हमारी नवरत्न कंपनियां, मैं बोलूंगा, छोटी कंपनी की बात ही नहीं करता, उनके पास लोगों के कितने पैसे होंगे, उनके डिवेंचर, शेयर, कितना कुछ उनका जो अनक्लेम में पड़ा है। वो कह रहा है इट इज ऑलमोस्ट, क्या सारा मिलाएंगे, प्राइवेट कंपनी को मिला रहे हैं, रिलायंस को भी मिला रहे हैं, सबके मिला रहे हैं, कॉलगेट के मिला रहे हैं, आप किसी का नाम लें, टीसीएस के मिला रहे हैं, उनके पास अनक्लेम डिपॉजिट सबके पड़े। और वो कह रहा है बैंक वाले हम ब्याज दे रहे हैं उसके ऊपर, और बैंक को चूना लगा रहे हैं, कोई लेने आ नहीं रहा, बैंक को एक्सपेंडिचर में डाल के प्रॉफिट लॉस को चार्ज करती। और दूसरी तरफ जो जिनके पास शेयर है, डिवेंचर, उनको डिविडेंड दे रही है वो कंपनी, वो बैंक कंपनियां भी लॉस दिखा रही। वो पैसा किसका है बताइए? जो आदमी क्लेम करने नहीं है, वो भारत के नागरिक थे, तो पैसा किसके लिए खर्च करना चाहिए? आरबीआई को ट्रांसफर हो जाता है। नहीं, हम देखते हैं आरबीआई को ट्रांसफर, आरबीआई तो फिर अपनी मर्जी से चलाएगा। हम तो सुझाव दे रहे हैं, ये जो हमने 30 लाख करोड़ का है, इसमें 6 लाख करोड़ का वो भी आता है। नहीं, क्यों ना? जो आदमी देखो, जहां तो उसके जो वारस हैं, जहां उसके लीगल हेयर है, आइदर दे आर क्लेमेंट्स, और किसको जाता है आप बताइए, किसको जाता है पैसा? इट इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो क्यों ना गवर्नमेंट के पास जाए, तो हमारे लिए फंडिंग हो सकती है। और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी बात, स्विस बैंक भी इसी बेस पे चल रहा है। स्विस बैंक भी इसी, चलो मैं उस पर अपनी बात करूंगा। फिर मैंने एक बात आपको और कही थी, अभी लास्ट में एक क्वेश्चन करके आपको छोड़ रहा हूं, आपका भी सुनेंगे अगर करना चाहे। देखो, क्या इस बिजनेस का, इस जो हमने आज प्रपोजल दिए, किसी का मन में विरोध है? अगर विरोध नहीं है तो मेरा ख्याल इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, करना चाहिए। क्या इसके लिए सपोर्ट आनी चाहिए? जी, ये जनता का है बजट नहीं, तो दैट इज व्हाई वी आर कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हमारा आप सबने इतना
पेशेंस, आपने अच्छे अच्छे सवाल किया। मैं तो अभी चाहता हूँ, हमारे पास टाइम है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो वी आर रेडी। सभी निवेदन है आपसे, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। मैं खास तौर पे राजकुमार सैनी जी, आपने जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करी थी, और हम ये चाहते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन हम बजट के माध्यम से करवाना चाहते हैं। वित्त मंत्री जी जो बजट पेश करते हैं, उनके सूटकेस जो वो लेके आते हैं, उसमें बहुत से प्रोविजन है हर नागरिक की, हर हिंदुस्तानी